जी को नमस्कार। जैसा कि हमने पिछले कई दिनों से प्रैक्टिस सीरीज को देखा है, तो मैंने प्रयास किया है कि आज बीच में समय निकाल कर हिंदी के प्रश्नों को कैसे आप 30 में ईज़िली 25, 27 या कम से कम कितना भी ख़राब पेपर हो, कम से कम आप 20 ईज़िली स्कोर कर सको। तो इसलिए मैंने एक छोटा-सा प्रयास है मेरे तरफ से कि कैसे आप ईज़िली एग्ज़ाम में इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ख़ास करके ये गद्यांश के प्रश्नों को जो 15 में 15 या 14 तो सही हो। और ये जो है ये स्कोरिंग एरियाज़ है, जहाँ से आप जितने ज़्यादा स्कोर करोगे उतनी आसानी से आप पेपर को पास कर सकते हो। ये सबसे ईज़ी सेगमेंट है लैंग्वेज पेपर। इस पूरे एग्ज़ाम में अगर सीडीपी, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज पेपर, ये जो 3 पेपर है, ये 90 मार्क्स में आपको कम से कम 60 टू 70 के बीच में ईज़िली स्कोर कराता है। और अगर आपने इनको आसानी से समझ लिया, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी एग्ज़ाम पास करने में। तो ये मेरे तरफ से एक छोटा-सा प्रयास है कि आपको कैसे भी कम्प्रिहेंशन जो गद्यांश है, उनके प्रश्नों को आसानी से आप हल कर सकते हो। तो हमने ये प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चंस उठाया, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे आप ईज़िली बना सकते हो क्वेश्चंस को, सिर्फ़ थोड़ा-सा समझना है, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। गद्यांश दिया हुआ है कि मैं अक्सर सोचता हूँ कि वे शहर कितने दुर्भाग्य हैं। आप हमेशा याद रखेंगे प्रश्न बनाने से पहले कि पहले पूरे गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है, जिससे आपको समझ में आ जाए कि गद्यांश में लिखा क्या है, एक इमेज क्रिएट हो जाए माइंड में, ठीक है? आप एग्ज़ाम हॉल में प्रयास कर सकते हैं कि सबसे पहले लैंग्वेज पेपर को बनाएँ, जिससे क्या होगा कि आपको आसानी से ईज़िली स्कोर कर पाओगे। लैंग्वेज पेपर बनाने का फ़ायदा ये भी है कि आप बचपन से हिंदी, इंग्लिश के लैंग्वेजेज़ पढ़ रहे हो। तो आपको थोड़ा बहुत भी अगर आइडियाज़ हैं, तो आप ईज़िली स्कोर कर सकते हो 60s मार्क्स में 45, 50, 55 तक इवन स्कोर कर सकते हो। तो इसलिए प्रयास करें कि पहले ईज़ी सब्जेक्ट्स को लो, जैसे आप लैंग्वेज ले लो, उसके बाद ईवीएस का एनसीईआरटी पोर्शन ले लो जो 15 मार्क्स के आते हैं, जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस बनाने, और उसके बाद आप सीडीपी लो और सबसे बाद में मैथ लो। तो इससे क्या होगा कि आप देखोगे पहले ही आपने 90 मार्क्स में 60 टू 65 क्वेश्चंस आपने बना लिए। उसके बाद बच गए 60 मार्क्स, जिसमें आपको 25 ही मार्क्स लाने। इस तरीके से आपको हल करना है, ठीक है? तो इसमें गद्यांश दिया है कि मैं अक्सर सोचता हूँ कि वे शहर कितने दुर्भागे हैं। माने एक व्यक्ति है जो सोचता है कि शहर कितने दुर्भागे हैं, माने उसके कितने दुर्भाग्यपन हैं, ठीक है? जिनके अपने कोई खंडहर ही नहीं, यानी कोई खंडहर पुराना सा मकान ही नहीं है। उनमें रहना उतना ही भयानक अनुभव हो सकता है, जैसे किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना जो अपनी स्मृति खो चुका है। यानी कि उसका अनुभव इतना खराब हो सकता है, जैसे स्मृति खो चुका है, यानी अपनी पहचान खो चुका है। कोई व्यक्ति से आप मिलोगे, उसकी कोई पहचान नहीं, बस वो शहर में घूम रहा है, गाँव में घूम रहा है, नहीं उसे कुछ पता है कि क्या हो रहा है उसकी ज़िंदगी में। तो वही कह रहा है कि एक शहर है जिसके पास कोई अपना पुराना मकान नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति ने अपनी स्मृति, अपनी पहचान खो चुका है, ठीक है? जिसका कोई अतीत नहीं, यानी उसका कोई इतिहास नहीं है, बस अभी है शहर, चल रहा है। इस प्रकार से इसमें जो कहानी जो जिन्होंने लिखा उनका कहना है। अगर मुझसे कोई नरक की परिभाषा पूछे तो वह है हमेशा वर्तमान में रहना, एक अंतहीन रोशनी, जहाँ कोई छाया नहीं, जहाँ आदमी हमेशा आँखें खोले रहता है। तो इसमें एक कहानी रचयिता कह रहे हैं कि एक शहर है, जो कह रहा है कि मुझसे अगर कोई नरक की परिभाषा पूछे, तो उसका मैं अर्थ बताऊँगा कि अंतहीन रोशनी है। माने वो हमेशा वर्तमान में रह रहा है, उसे नहीं वर्तमान की अतीत की समझ है, और नहीं भविष्य का कोई ज्ञान है कि उसके अतीत का वह ऐतिहासिक इतिहास क्या है, उसके क्या-क्या प्राचीनतम इतिहास है, क्या-क्या वो जानता है, क्या उसके आस-पास में घटित हुआ है, क्या उसके देश के लोगों ने किया है। तो इस प्रकार से तो वो हमेशा वर्तमान में रहना एक अंतहीन रोशनी है, जहाँ कोई छाया नहीं। यानी नहीं कोई छाया है, बस शहर बसा है, चारों तरफ मकान है, चारों तरफ खूब सारी मस्तियाँ, यही सब चल रहा है, ठीक है? और अगला लाइन है कि जब वर्तमान का बोझ असह्य हो, मैं अपना घर छोड़कर शहर के दूसरे घरों में चला जाता हूँ। यानी असहाय, माने वो सहाय महसूस नहीं कर रहा है, यानी वो पीड़ित अपने आप को महसूस कर रहा है, ठीक है? मैं अपने घर छोड़कर शहर के दूसरे घरों में जब पूरी पीड़ित महसूस करता है, शहर के दूसरे घरों में चला जाता है, जहाँ अब कोई लोग नहीं रहते, जहाँ अंधेरा ही होते हैं, चमगादड़ ही आते।
इसमें कहने का अर्थ है कि शहर में होता है कि लोगों को किसी से मतलब नहीं, बस वो अपने घर में रह रहे, बहुत हुआ तो दूसरे घर में जाएंगे या नहीं भी जाएंगे। जहाँ कोई चमगादड़ का अर्थ है यहाँ पे अंधेरा है, यानी एक रोशनी में वो बंद है, जहाँ पे नहीं उसे किसी से मतलब है, नहीं कुछ करने का, बस अपने जीवन में व्यतीत है। ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, वहाँ से आना है, तो इस प्रकार है। ये हमारे शहर में खंडहर है, शहर की स्मृतियाँ और स्वप्न। ऐसा एक ऐसा भी युग था जब न शहर थे न खंडहर, आदमी अपना अतीत खुद अपने भीतर लेकर चलता था। यहाँ यूं कहें कि स्मृति अभी तक इतिहास नहीं बनी थी। यानी जो शहर में जो खंडहर, जो है खंडहर माने जो घर है, उसमें न ही स्मृतियाँ न ही सपने, यानी नहीं उसकी कोई पहचान है और नहीं कोई सपने हैं। बस एक योगा युग था, यानी एक ऐसा युग था जो अभी हम जी रहे हैं। इससे पहले एक ऐसा युग था जो बीत चुका है, जहाँ न शहर थे, यानी ना कोई शहर था न कोई मकान था, लेकिन अपना अतीत यानी अपना इतिहास पे लोग गर्व महसूस करते थे। जहाँ पे उनको अपनी प्राचीन पे गर्व होता था, उस पे वो इतराते थे और आने वाले भविष्य के लिए खुद को तैयार रखते थे कि हम इसे और बेटर कर सकें। ठीक है, तो आपने एक कहानी को पूरे सार के रूप में समझ लिया। अब आइए देखते हैं कि कैसे प्रश्नों को हल करना है। तो पहला प्रश्न है कि जिनके अपने कोई खंडहर नहीं, रेखांकित शब्द से आशय है। ठीक है, तो इसमें आप देखो कि पहले आप देखोगे कि खंडहर नहीं है, जिनके अपने कोई खंडहर नहीं है। पहले आप देखो इसमें कहा जिनके अपने खंडहर नहीं है, तो दूसरे के वर्तमान में जी अपने, जहाँ न शर्त है न मिलना जिसमें जिसका कोई। तो अब देखो यहाँ पे है कि जिनके अपने कोई खंडहर नहीं है। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जिनके अपने कोई खंडहर नहीं है, तो यहाँ पे लिखा हुआ था, आप पहले इस लाइन को पढ़ेंगे कि मैं अक्सर सोचता हूँ कि वे शहर कितने दुर्भाग्य हैं जिनके अपने कोई शहर नहीं है। ठीक है, तो ये लाइन आपने देखा। आप प्रश्न में देखो ऑप्शन क्या है, इतिहास, वर्तमान, अस्तित्व, भविष्य। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कोई खंडहर नहीं है, यानी उसका कोई घर नहीं है, उसका कोई इतिहास नहीं है। तो इतिहास का तो बात हो ही रहा है, तो खंडहर नहीं है तो इतिहास है, वर्तमान है, अस्तित्व है, भविष्य है। यानी जिसके पास कोई अतीत ही नहीं तो उसका भविष्य कैसे हो सकता है ना। तो पहला प्रश्न का उत्तर होगा जिसका कोई खंडहर नहीं, इतिहास, यानी जिसका कोई अतीत नहीं है। ठीक है, जिसके पास कोई खंडहर नहीं है तो उसका इतिहास नहीं, यानी कोई अपना शहर ही नहीं है, कोई उसका मकान ही नहीं। तो प्रथम का जो उत्तर हो जाएगा वो आपके हो जाएंगे इतिहास। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि शहर के दूसरे घरों में चला जाता हूँ, दूसरे घरों से लेखक का आशय है। तो आप यहाँ पे देखेंगे प्रश्न में दूस शहर के, अब प्रश्न में देखेंगे शहर के दूसरे घरों में चला जाता हूँ। तो आप पहले क्या करेंगे, इसमें जब आपने देखा कि शहर के दूसरे घर, तो आप पहले पूरा लाइन को पढ़ेंगे कि जब वर्तमान का बोझ असह्य हो, मैं अपना घर छोड़कर शहर के दूसरे घरों में चला जाता हूँ, जहाँ अब कोई लोग नहीं रहते, जहाँ अंधेरे होते हैं, चमगादड़ नहीं आते। तो आप समझें कि जब वर्तमान में मैं असह्य पीड़ित महसूस करता हूँ तो दूसरे के घरे में चला जाता हूँ, जहाँ ना कोई लोग रहते हैं, जहाँ अंधेरे ही चमगादड़ में आते हैं। तो अब पहले ऑप्शन देखें, मित्रों के घर, ऐतिहासिक इमारतें, अस्थायी निवास, शहर की सड़कें। तो आपने इसमें देखा है कि मैं दूसरों के घर में चला जाता हूँ, यानी ऐतिहासिक स्थानों पे चला जाता हूँ। मेरा तो अपना कोई अतीत है नहीं, तो मैं अपना ऐतिहासिक आधार पे चला जाता हूँ। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2। ठीक है, अगला प्रश्न है कि लेखक के अनुसार कौन सा शहर दुर्भाग्य है, यानी जिसका दुर्भाग्य है। ठीक है, तो पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस में देखेंगे दुर्भाग्य है, शहर की न शहर है स्मृति। तो आप यहाँ पे देखेंगे पहला लाइन है कि मैं अक्सर सोचता हूँ कि कितने शहर के दुर्भाग्य हैं। तो पहले आपने देखा कि शहर कितने दुर्भाग्य से क्वेश्चंस में पूछा है, तो पहले आप इसको अंडरलाइन कर ले। खंडन, एक लाइन आपने पूरा इस जो सेंटेंस है उसको अंडरलाइन कर लिया कि मैं अक्सर सोचता हूँ कि वे शहर कितने दुर्भाग्य हैं जिनके अपने कोई खंडहर नहीं है। ठीक है, तो अब आप प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न है कि जिनके अपना कोई नाम नहीं है, जो लोग रहते नहीं हैं, जिनकी अपनी कोई स्मृतियाँ नहीं है, ये जिनके वर्तमान पर कोई संकट नहीं। तो आपने देखा क्या यहाँ पे पहला लाइन में है कि कोई नहीं है,
अब जैसे ही आपने देखा कि इस लाइन को पढ़ा नहीं, भयानक अनुभव हो जैसा कि इस व्यक्ति से मिलने जो अपनी स्मृति खो चुका है। ठीक है? तो प्रश्न में क्वेश्चंस में कौन-कौन सा ऑप्शन है? जिनका वर्तमान पर संकट नहीं है, अपनी स्मृतियाँ नहीं हैं, ठीक? तो इसलिए इसका मतलब जिनकी अपनी कोई स्मृतियाँ नहीं है। तो ऐसे जब आप पहले क्वेश्चंस पढ़ोगे फिर आप ऑप्शंस देखोगे तो आपको ईज़ी होगा ये प्रश्नों को हल करने में। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। चौथा प्रश्न है कि लेखक के अनुसार नरक की भाषा क्या है? ठीक है? तो आप देखेंगे पहले नरक कहाँ पे है इसमें इस प्रश्न में। तो नरक कहाँ है? तो आप देखेंगे कि अगर मुझसे कोई नरक की परिभाषा पूछे तो वह है हमेशा वर्तमान में रहना, एक अंतहीन रोशनी, जहाँ कोई छाया नहीं, जहाँ आदमी हमेशा आंखें खोले रहता है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि जहाँ कोई अतीत ही नहीं, सिर्फ वो वर्तमान में रहते हैं, एक अंधेरा रोशनी में, जहाँ कोई छाया नहीं, जहाँ आदमी हमेशा आंखें खोले ही रहते हैं, यानी वो सपने ही दिन रात देखते रहता है। ठीक है? तो इसका अब ऑप्शंस देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है सदैव स्वप्न देखना, सदैव वर्तमान में रहना, सदैव अपने घर में रहना, सदैव आंखें खोले रहना। तो इसके अनुसार हो जाएगा सदैव वर्तमान में रहना। ठीक है? सदैव वर्तमान में रहना इसका उत्तर हो जाएगा। सदैव वर्तमान में रहना इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे अगर आप पहले प्रश्न देखोगे फिर उत्तर देखोगे तो इस प्रकार से आप इजीली प्रश्नों को हल कर सकोगे। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में रहने से क्या आशय है? आपने देखा कि वर्तमान में रहने का आशय है कि कैसे वो सिर्फ अभी की ही चीज़ों के बारे में देख रहा है, वो अतीत को देख ही नहीं रहा। उसके ऐतिहासिक चीज़ें क्या है, उसके गर्व किस पे करे, जिसके आधार जैसे मंदिर है, मस्जिद है, या कोई ऐसे सिस्टम्स है जो प्रणाली जो आज भी चल रहे हैं। जैसे आप कोर्ट में जाएंगे तो अभी भी मुगल काल के वो दस्तावेज वगैरह टाइप के रहते हैं। अभी आप कुछ चीज़ें देखेंगे तो प्राचीन काल के ऐतिहासिक जैसे अयोध्या मंदिर वगैरह, तो उसी कला के अनुरूप उस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, पहले अपने पूर्वजों को याद करना। बिल्कुल इस प्रश्न पहले हम लोग देखते हैं कि क्या प्रश्न में लिखा हुआ है। ठीक है? तो हम लोग बताएंगे। तो यहाँ पे लिखा कि हमेशा वर्तमान में रहना। तो इसका क्या लिखा होगा, एक अंतहीन रोशनी, जहाँ कोई छाया नहीं, जहाँ आदमी हमेशा आंखें खोले रहता है। ठीक है? तो यहाँ पे कोई छाया नहीं है, सिर्फ वो भविष्य के लिए सोचता है, सिर्फ वर्तमान में जीता है। तो इसलिए तो इसका क्या हो जाए कि जिसका ऐतिहासिक चीज़ों का अनुभव नहीं है। जब आप पूरे को पहले आपने देखा हो गद्यांश पढ़ने के क्रम में, तो उसका क्या सारांश है, वो सिर्फ इस अतीत को नहीं पहचान, वो सिर्फ वर्तमान में जी रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 95 का 3। अब अगला प्रश्न है 96, जहाँ आदमी हमेशा आंखें खोले रहता है, वाक्य के माध्यम से किस ओर संकेत करता है? देखो, हमेशा आंखें खोलते रहना माने देर तक तो विश्राम करना हो ही नहीं सकता है, क्योंकि प्रश्न में दिया ही नहीं। देर तक व्यायाम करना भी आपने देखा है कि कई प्रश्न में नहीं देखा हुआ। आप चलिए हम लोग देखते हैं क्या है असल में प्रश्न में लिखा हुआ। देखो, आप हमेशा जहाँ कोई आदमी हमेशा आँख खोले रहता है, यानी वो आँख खोल कर सिर्फ देख रहा है, सपने देख रहा है। ठीक है? तो यहाँ पे इस प्रश्न का आशय यही है। तो इसका जो हो जाएगा रात में जगना। ठीक है? तो 96 का उत्तर हो जाएगा 3। अगला प्रश्न 97, सही शब्द सुनिए, जहाँ डैश होते ही चमगादड़ आते हैं। तो पहले हम लोग कहाँ जाएंगे, प्रश्न देखेंगे जहाँ डैश होते ही चमगादड़ आते हैं। हमेशा वर्तमान में रहना। हाँ, देखिए, जहाँ अंधेरा होते ही चमगादड़ आते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट उत्तर हो जाएगा अंधेरा आते ही। हम लोग देखेंगे प्रश्न में, जहाँ अंधकार आते ही अंधेरा हो जाता है। ठीक है? तो इसका 97 का उत्तर हो जाएगा 3।
98 है कौन सा शब्द भिन्न है? भिन्न है यानी भयानक है, भयंकर है, भावुक है, भुजंग है। तो आप देख सकते हो कि भयानक का भी अर्थ होता है खतरनाक, भयंकर का भी खतरनाक, और भुजंग का मतलब कि कई अंग, तो इसका भी खतरनाक। तो इसलिए भिंग अंग जो है वो सॉरी भुजंग है यानी भुजाओं का, तो भुजंग जो है इसका अलग है। ठीक है, भयंकर, भयानक और भावुक ये तीनों एक मिलते हैं, लेकिन भुजंग यानी अलग भुजाओं का, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 98 का 2। अगला प्रश्न है वे शहर कितने हैं? तो सीधे पहले प्रश्न में चले जाएंगे, वे शहर कितने हैं। एक सेकेंड। तो देखिए जैसा प्रश्न में दिया हुआ था, वे शहर कितने हैं, वे शहर कितने हैं, वे शहर कितने हैं दुर्भागे हैं जिनका अपना कोई खंडहर नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रश्न में ऑप्शंस कौन कौन से हैं। वे शहर देखिए दुर्भाग्य दिया हुआ है, तो सीधा आपने उसमें प्रश्न में देखा कि अगला लाइन क्या है, तो दुर्भाग्य, तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा 99 का 1 हो जाएगा। ठीक है, दुर्भाग्य है, हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा दुर्भाग्य है, या दुर्भाग्यपूर्ण भी हो सकता है। आप ऑफिशियल आंसर देख सकते हो, या तो दुर्भाग्य होगा या दुर्भाग्यपूर्ण होगा, क्योंकि ये कन्फ्यूजन थोड़ा है। ऑप्शंस में तो दिया हुआ है दुर्भाग्य भी, तो दुर्भाग्य होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण भी हो सकता है। ठीक है, अगला, अब ये जो है ये भी गद्यांश का प्रश्न है। ठीक है, नहीं ये तो हमने कर लिया, वो रिपीटेड है, सॉरी। हाँ, ये 100 से है। आपने 9 प्रश्न देखा, कैसे इजीली आप सिर्फ सारांश को समझकर, जो गद्यांश उसका सारांश आप अगर निकाल सकते हो किसी चीज़ का, तो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, अब ये है कविता, जो किसी का कविता लिखा हुआ है। कविता है कि मौके कहाँ ढूंढे, मौके कहाँ ढूंढ रहे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यानी कोई मौका ढूंढ रहा है, लेकिन उसे पता ही नहीं कि वो उसके पास में ही, अगर वो चाहे तो किसी भी मौका को पा सकता है या उसे आसान कर सकता है। न मैं देवल, न मैं मस्जिद, न काबे कैलाश में। यानी न मैं देवालय, देवल का मतलब होता है जो देव का स्थल हो, न मैं मस्जिद और न काबे न कैलाश में। नहीं मैं मस्जिद में हूँ, न ही काबा में, और न ही कैलाश में। कैलाश आप जानते हैं, कैलाश मंदिर जो है, कैलाश पर्वत जहाँ पे मंदिर है, और नहीं काबे जो मदीना में है। ठीक है, मक्का में, सॉरी मक्का में है। तो और न तो कौनो क्रिया कर्म में और न ही जोग बैराग में। यानी न ही मैं क्रिया कर्म में हूँ, यानी जो क्रियाएं करते हैं न उसमें हूँ, और न ही बैराग में। ठीक है, खोजी होए तो तुरैते मिले पल भर की तलाश में। अगर तुम खोज करो तो मैं कुछ ही क्षण में, यानी कुछ ही पल में मैं मिल सकता हूँ, यानी तलाश करो तो मिल सकता हूँ। ठीक है, कहे कबीरा सुनो भाई साधो सब श्वासों की सांस में। ठीक है, तो ये जो कविता है ये कबीर के द्वारा लिखा हुआ है। तो प्रश्न है कि मैं तो तेरे पास में रेखांकित, मैं तो तेरे पास में शब्द रेखांकित किससे प्रयुक्त होता है? तो हम लोग सीधे पहले कहाँ जाएंगे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। तो ये जो मैं तो तेरे पास में प्रश्न में था। ठीक है, तो इसका क्या आशय है? तो अब हम लोग ऑप्शन देखेंगे। पहले आप इसको पढ़ लेंगे पूरे लाइंस को कि मौका कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो मौका कहाँ ढूंढ रहा है बंदा यानी इंसान, मैं तो तेरे पास में ही था। तो इसका मनुष्य, कवि, स्वयं, धार्मिक स्थल या ईश्वर, क्या आंसर होगा? तो ये तो देखो, ये जो कह रहा है कि मौका कहाँ ढूंढ रहे बंदे, मैं तो तेरे पास में हूँ, न मैं दिवाले, न मैं मस्जिद, न मैं काबा कैलाश में। तो ये बात हो रही ईश्वर की, यानी ईश्वर को तुम कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ईश्वर। ना वो धार्मिक स्थल की बात कर रहे हैं, न ही मनुष्य में और न ही कवि स्वयं में, मन के मैं तुम्हारे पास में ही हूँ। तुम्हें किसी मनुष्य में खोजने की ज़रूरत नहीं है, न ही तुम्हें किसी धार्मिक स्थल पे खोजने की ज़रूरी है। ठीक है, तो इसका है ईश्वर, इसको कह रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है
कवि के अनुसार ईश्वर को धार्मिक स्थलों में नहीं पाया जा सकता क्योंकि वो निवास करते हैं प्रत्येक प्राणी में, कर्म कांडों में, तीर्थ स्थलों में, योग वैराग में। पहले ही प्रश्न में हमने पढ़ा कि प्रत्येक प्राणी में किसी कर्म कांड में, तीर्थ स्थल में या योग वैराग में नहीं पाया जाते, सिर्फ प्रत्येक आदमी में। अगर आप अच्छा कर्म करते हो, अच्छा चिंतन मनन करते हो तो तुम्हारे पास में, बस तुम्हें पहचानने की देर है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1। अगला प्रश्न है कि कवि के अनुसार ईश्वर तुरंत किससे मिल सकता है? प्रत्येक विद्वान से, सज्जन से, समर्पित व्यक्तियों से, मोह माया से। ठीक है, तो देखो पहले ही उसमें प्रश्न में था कि ईश्वर किससे मिल सकता है। प्रत्येक विद्वान से बात ही नहीं है, वो कह रहे तुमसे मिल सकता हो। सज्जन से भी बात नहीं, समर्पित व्यक्ति से। अगर तुम मेरे प्रति समर्पित हो, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मिलूं तो तुम मुझे खोजो तो सही। मोह माया त्यागने वाला बिल्कुल नहीं। तो ये तीनों इसका नहीं होगा। इसका उत्तर हो जाएगा समर्पित भक्तों से, यानी समर्पित व्यक्ति, जो व्यक्ति उसको खोजेगा उसे वो मिल जाएंगे, उन्हें किसी और में खोजने की आवश्यकता नहीं है। अगला है ढूंढे शब्द है, ये क्या है? क्रिया विशेषण है, क्रिया है, तो किस ढूंढे शब्द से क्या अभिप्राय है? तो ये जो है ये क्रिया है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्रिया। अगला प्रश्न है सब श्वासों की श्वास में क्या से, यानी मैं सभी सांसों में हूँ, सभी श्वास लेते रहना। ईश्वर सर्वव्यापी है, बिल्कुल है। सबको श्वास लेते रहना चाहिए, बिल्कुल नहीं है। ईश्वर श्वास में निवास करता है। आ, आ, ईश्वर श्वास में निवास करता है, श्वास में निवास नहीं करता है, बल्कि उसके क्या बोलते हैं, उसके मन में निवास करता है। अगर वो चाहे ईश्वर तीर्थ से मिलता है, बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर इस सर्वव्यापी है, वो कहीं भी मिल सकता है, वो हर जगह है। तो 104 का 1 हो जाएगा। 105 है कौनों का अर्थ। कौनों का अर्थ है किसी में भी, कभी भी नहीं, कोई भी गलत, कभी भी गलत, कहीं भी गलत, किसी भी में मिल सकता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 105 का 1। 106 एक सेकेंड। अगला है ये, अब यहाँ से आ गया आपको पेडागोगी का पोर्शन। ठीक है, मानव मस्तिष्क में सार्वभौमिक व्याकरण नियमों के एक समूह के रूप में होती है। ये किसके द्वारा ये नॉम चॉम्स्की के द्वारा प्रतिपादित किया गया हुआ है। ये सब हम लोग पेडागोगी सेक्शन में डिस्कशन करेंगे। मैं धीरे धीरे वो भी वीडियोज़ लाऊंगा, और एक ही वीडियोज़ में जितने भी हिंदी के हो, CDP के हो, मैथ के हो, EVS के हो, वो चाहे BS स्कैनर हो, वेगेस्की हो, चॉम्स्की हो, वाटसन हो, बंडूरा हो, जो भी है, जिनके जो भी सिद्धांत है, वो मैं एक ही वीडियोज़ में पांचों सब्जेक्ट का क्लियर करा दूंगा। ठीक है, तो अभी हम इसको सिर्फ फास्ट में देख लेते हैं क्या क्या आंसर है। ठीक है, अगला है मानव मस्तिष्क में, ये तो हमने देख लिया। 107 निम्नलिखित में से विकास का निकटतम क्षेत्र क्या है? यानी जो विकास की क्रिया है उसका निकटतम, मैंने निकट क्षेत्र कौन सा है? मस्तिष्क का वो भाग जो भाषाई विकास का साथ कार्य करता है, बच्चे के वास्तविक विकास तथा दूसरे की सहायता से कर लेने वाले काम के बीच का अंतर, भाषा में प्रवाह जो बच्चे, ये तो होगा नहीं। तीसरा, दो बच्चों के बीच का भाग बिल्कुल नहीं होगा। तो बच्चे के वह भाग जो भाषाई विकास के साथ कार्य करता है, देखो वह भाग भाषाई विकास यानी भाषा के साथ सारे मस्तिष्क थोड़ी कार्य करते, वो भाषा सीखता है। हो सकता है उसने भाषा सीखा, लेकिन क्या ज़रूरत है कि उसके मस्तिष्क का हर भाग उतना परिपूर्ण है? भाषा के सीखने के साथ उसमें क्वालिटी है, तो पहला होगा नहीं, और तीसरा चौथा बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2। आप ऐसे भी एलिमिनेट करके भी, अगर आपको ऑप्शन समझ में नहीं है तो आप एक ऑप्शन को काट के दूसरे ऑप्शन को सही कर सकते हो। और ये रूल माना जाता है कि 90% ऐसे प्रश्नों में उत्तर सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों की मौखिक भाषा को विकसित करने में सहायता करने के लिए उनसे बातचीत करना एक डैश महत्वपूर्ण घटक है।
देखो प्रक्रिया लेखन उपागम, अगर आप शुरू में ही लेखन उपागम करोगे तो बिल्कुल नहीं हो सकता। पहले आप कैसे उसे लिखने के लिए कर सकते हो, पहले तो उसे सिखाना होगा। गहरा पठन बिल्कुल नहीं होगा। गहन पठन का मतलब होता है कि निरंतर पढ़ना, एकदम उसमें डूब जाना, ये भी नहीं होगा। उत्पाद लेखन, तो लेखन तो शैली हो ही नहीं सकता, पहले उसे सिखाना पड़ेगा, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द संपदा निर्माण का निर्मित नहीं है। यहाँ पे नहीं है, तो आप हमेशा याद रखें नहीं है। संदर्भ में शब्दों को परिभाषित करना, वर्णों की रूपरेखा बनाना, शब्द के भागों का विश्लेषण करना, संबंधता स्थापित करना। देखो, शब्द संपदा निर्माण की रणनीति नहीं है। तो पहला, संदर्भ के शब्दों में परिभाषित करना बिल्कुल है। हर संदर्भ में शब्दों को किसी को आप संदर्भ दे रहे हैं, फैक्ट दे रहे हैं, डाटा दे रहे हैं, तो आप याद रखेंगे किसका डाटा दे रहे हैं, तो सही है। बच्चों की रूपरेखा बनाना, वर्णों की रूपरेखा, अगर आप वर्ण की रूपरेखा नहीं बनाएंगे तो कोई जो वाक्य है पूरा नहीं होगा, तो ये भी सही है। शब्द के भागों का विश्लेषण करना, अगर हम विश्लेषणात्मक रणनीति अपनाते हैं तो उसका महत्व, उसका अर्थ पता चलता है, तो ये भी सही है। तो बच गया चौथा, इसलिए उसका उत्तर हो जाएगा चौथा, ये सही उत्तर है। ठीक है, पूछ रहा प्रश्न में नहीं है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, लेखन डैश है, यानी पूछ रहा है कि लेखन क्या है। ठीक है, लेखन एक उत्पादक कौशल है, विशिष्ट विधा तक सीमित है, बिल्कुल नहीं है, ये तो गलत है। अगला, एक ग्रहणशील कौशल है। ग्रहणशील का मतलब होता है ग्रहण, निरंतर, शील जहाँ भी लग जाए तो आप समझें कि लगातार ग्रहण कौशल। तो लेखन है कि आप ग्रहण कर सकते हैं लगातार, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन हमने पहले क्या कहा था पिछले वीडियोज में कि पेडागोगी का रूल है, जो भी ऑप्शंस आपको सकारात्मक लगे उसे आप रख लें अपने पास, और उसमें आप भिन्नता करें कि कौन सबसे ज़्यादा सकारात्मक है। एक रेखीय प्रक्रिया बिल्कुल नहीं है, तो हमारे पास बच गया ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3। अब देखेंगे उत्पादक कौशल, यानी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेखन का मतलब है प्रोड्यूस करना, यानी कि आप उसे जितना लिखेंगे उतना वो बेहतरीन उस चीज़ में हो सकता है। तो इसका उत्तर या तो 1 होगा या 3 होगा, तो आप इसे मिला लेना कि इसका सटीक उत्तर क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कक्षा में मुद्रित लिखित समृद्ध परिवेश के निर्माण में सहायता नहीं करता है। प्रश्न क्या पूछ रहा है, सहायता नहीं करता है। दीवारों पर कहानियों का चार्ट लगाना, बिल्कुल ये सहायता करता है, तो ये सही है। अब चित्र बनाएंगे, तरह तरीके के क्रियाकलाप, अगर नंबर्स लिखते हैं दीवार पे तो बहुत हेल्प करता है। कक्षा में पठन कोना सृजित करना, बिल्कुल सही है। सृजित करने से होगा कि वो एक जगह अच्छे रूप से पढ़ाई कर पाएगा। कक्षा में विद्यार्थियों की रचनाएं प्रदर्शित करना, हाँ, अगर वो चित्र बनाता है, फोटोज बनाना, तो उसे प्रदर्शित करना सकारात्मक दृष्टिकोण माना जाता है, तो ये भी सही है। बच गया खिलौना को बनाना। देखो, खिलौना बनाना खेलने की विधि हो सकता है, लेकिन उसके लिए एक मुद्रित लिखित समृद्धि प्रवेश करना नहीं हो सकता, तो इसलिए गलत है। इसका आंसर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है, भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश का क्या अर्थ है। यानी भाषा सीखने में बोधगम्य निवेश, यानी बोध का मतलब होता है कि आप किसी को किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं, उसका निवेश का क्या अर्थ है। ठीक, तो पहला ऑप्शन है, बच्चों को ऐसी भाषाएं अवसर उपलब्ध कर जो उनकी भाषा में एक स्तर ऊपर हो, यानी उसके ऊपर की भाषा का बात करें, बिल्कुल हो। बच्चों को लक्ष्य भाषा में अधिकतर अवसर उपलब्ध कराना, लक्ष्य भाषा, ये भी हो सकता है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। कहानी सुनने के बाद बच्चा अधिगम को रोचक बनाना, कक्षा की दीवारों पर बच्चे, देखो चारों ऑप्शन सही लग रहे हैं। ठीक है, चारों ऑप्शन मुझे सही लग रहे हैं, लेकिन सबसे अगर सटीक की बात किया जाए तो पहला होगा इसका आंसर। ठीक है, जब एक स्तर ऊपर करना, अगर वो कोई चीज़ जान रहा है तो उसे कोशिश करना कि और अधिक चीज़ जानने के लिए प्रेरित करना, उसके स्तर को और ऊंचा करना। अगर इसमें और रहता 1 2 2 3 1 2 3 4, तो चारों ऑप्शन सही हो जाते। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में पढ़िए तथा समग्र भाषा उपागम के संदर्भ में सही को चुनिए। पहला है, समग्र भाषा उपागम बच्चों की बनाई वंतियों को प्रयोग को प्रोत्साहित करता है, तो ये तो सही है। अगला ऑप्शन है, भाषा समग्र
उपागम में बच्चों सीखने के लिए वन आरंभ करते हैं, बिल्कुल आरंभ करते हैं, तभी तो वो बोलते हैं और सीखते हैं, याद करते हैं। भाषा, समग्र भाषा उपागम रचनावाद पर आधारित है, बिल्कुल रचनावाद पर आधारित नहीं है। रचना कब आता है, उसे रचनात्मक क्रिया हम बनाते हैं, बल्कि आधारित नहीं है सिखाने के क्रम में, तो गलत है। इसलिए इसका ए बी सही है तथा सी गलत है। ए तथा सी सही तथा बी गलत है। संदर्भ में सही चुनिए, इसका उत्तर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है 114। एक पाठन सामग्री को बारीकी से पढ़ने का क्या अर्थ है। यानी जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसे बारीकी यानी नज़दीक से, यानी सीखने की भावना से अगर पढ़ते हैं तो उसमें सबसे सटीक क्या है, यानी सबसे अच्छा क्रिया क्या है, कौशल सॉरी पद्धति क्या है जिससे हम सीखते हैं। ठीक है, पठन सामग्री में है क्या यह जानना नहीं। पठन सामग्री में अगर हम जानेंगे कि क्या है तो हमारी रचनात्मकता कम हो जाती है। अगर हम कोई चीज़ नहीं जानते तो उसके प्रति जिज्ञासा ज़्यादा रहती है। पठन में रुचि उत्पन्न करना हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है रुचि उत्पन्न करने से, लेकिन यहाँ पे है कि पढ़ने का बारीकी से क्या तरीका है। तो रुचि उत्पन्न करना तो एक अलग विषय है, तो ये भी नहीं होगा। विशिष्ट सूचना ढूंढना, हाँ ये हो सकता है कि हमें बारीकी यानी नज़दीक से, हमें जैसे 1857 का रिवोल्ट पर है, हमें उसमें पूछा जाए कि बताओ कब हुआ एग्जैक्ट डेट, ठीक है, तो उसमें हुआ ये बारीकी यानी एकदम नज़दीक से कि उसका डेट क्या है। ठीक है, तो ये हो गया विशिष्ट सूचना ढूंढना, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों के उच्चारण तथा शब्द संपदा निर्माण में सहायता करता है। मौन पढ़ना, मौन पढ़ने से जल्दी याद होता नहीं, ये ऐसा माना जाता है। शिक्षार्थी सस्वर वाचन यानी ऊंचा वाचन में बोलना, तो ये सही हो जाएगा इसका डायरेक्ट। किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया कि बच्चे भाषा सीखने के लिए अनुकूलन तथा समायोजन का प्रयोग करते, ये तो नॉम चॉम्स्की के द्वारा दिया गया। आप एक चीज़ आप देखो कि हिंदी में ज़्यादातर जो है वो चॉम्स्की या स्किनर संबंधित ही पेडागोगी है, तो आप ऐसे भी डायरेक्ट पियाजे और स्टीफन क्रेसन को कट कर सकते हो। अगर आपको वहाँ पे नहीं याद है सिद्धांत तो आप चॉम्स्की याद रखो, या एक और वेगेट्स्की का भी कहीं कहीं सिद्धांत हिंदी अधिगम में आता है। तो ये 2-3 अगर आपको याद है और 2-3 एक्स्ट्रा आ रहा है तो उसको कट करके भी आप उत्तर निकाल सकते हो। एक प्रश्न है कि कबीर शांति शब्द सुनकर फांति दांती मानती जैसे निरर्थक शब्द बोलकर मजे लेता है। यह प्रदर्शित करता है कि उसने गलत संकल्पना विकसित बिल्कुल नहीं की है, वो जान रहा है शब्द का मतलब तभी तो बोल रहा है। वह ध्वन्यात्मक जागरूक विकसित कर रहा है कि हाँ डांती है, मानती है, निरर्थक है, ये हो सकता है, इसको हम लोग रखते हैं। अगला ऑप्शन है उसे इस तथ्य को भूलने तथा दोबारा को सही याद करने की आवश्यकता है। बिल्कुल नहीं, यहाँ पे तथ्यों की बात नहीं हो रही, वो तो ऐसे ही बोल रहा है, एक शब्द जान रहा है, फांती दंती कुढ़ा रहा है, यानी वो उसे चिढ़ा रहा है, जो स्वर्ण को सुधारने के लिए आवश्यकता है ही नहीं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है, कक्षा में दिए गए कार्यों के रूप में कक्षा 3 का गीत कुछ व्याकरण त्रुटियों के साथ वाक्य लिखता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शिक्षक के द्वारा प्रयोग की जा सकती है। आप एक शिक्षक हैं और व्याकरण त्रुटियों यानी व्याकरण के जब वो लिखता है, ग्रामर लिखता है, तो उसमें त्रुटियों के लिए क्या आप सही कर सकते हो, उसके लिए कौन सी विधि अपना सकते हैं। ठीक है, प्रश्न का डिमांड ये है, हमेशा प्रश्न को समझे तब उसके ऑप्शंस पढ़े। गलतियों पर लाल देने पे नहीं, ऊपर नहीं सही रूप लिखना। देखो ये हो, अगर हम ऐसे करेंगे तो उसकी भावना, उसकी जो पढ़ने के प्रति जो ललक है वो तत्परता में कमी आएगी, तो ये नहीं हो सकता। गलतियों पर घेरा क्यों बनाएंगे, हमें उसको सिखाना है और उसके लिए व्यापक अलग अलग चीज़ें अपनानी है। गलतियों को रेखांकन करना, गलती की प्रकृति लिखकर शिक्षार्थियों को उन्हें सुधारने के लिए करना, ये हो सकता है। मुझे अवसर दें कि आप तुम इसे सुधारो, फिर से गलती करो, कोई बात नहीं, लेकिन आप फिर से कोशिश तो करो। बच्चे को प्रत्येक गलती 5 बार से नहीं, 5 बार क्यों, अनलिमिटेड हमको देना है, जितना हम ज़्यादा देंगे उतना उसको पढ़ने के प्रति और रुचि बढ़ेगी। अगला प्रश्न है, माध्यम की भाषा में निपुणता विकसित करने के लिए घर की भाषा का प्रयोग करता है। लक्ष्य भाषा को सीखने का बाधक सिद्ध होता है। लक्ष्य भाषा को सीखने में बाधक से, अगर हम किसी भाषा को लक्षित करने तो बाधक होता है। बाधक हम, हाँ अगर हम लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक रेखा खींच देते हैं कि इसी करना है, तो इससे क्या होता है कि हमें जो और अधिक चीज़ें सीखनी होती है उसमें कमी आ जाता है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा।
अगला है दोनों भाषाओं में मुश्किल पैदा करता है, बिल्कुल मुश्किल पैदा नहीं करेगा। अगला एक प्रभावकारी रणनीति सिद्ध हो सकती है। हाँ, अगर हम निपुणता माध्यम करते हैं तो सिद्ध हो सकती है। अगला है भाषा का व्याकरण कब सबसे अच्छा सीखा जा सकता है। पठन सामग्री तथा संरचनाओं की पहचान को एकीकृत करना, व्याकरणिक संकल्पनाओं को अलग से अभ्यास करना, संरक्षण करना, संरचनात्मक ज्ञापन को अपनाकर। इसका उत्तर हो जाएगा प्रथम। तो आज हमने सीखा कि कैसे हिंदी को ईजिली से आप हल कर सकते हो बिना किसी भय से। 30 में कम से कम 20 प्लस तो ईजिली कर सकते हो, बस कॉमन अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, ठीक है। बस आपको प्रैक्टिस करना है और क्वेश्चंस की मेथड को समझना है कि कैसे ऑप्शंस है और क्या उसका जो भी दिया हुआ है क्या बोलते हैं उसको, पैसेज दिया हुआ, कॉम्प्रिहेंशंस दिया हुआ है, गद्यांश। तो इस प्रकार से आप इजीली प्रश्न को हल कर सकते हो, ठीक है। आगे भी हम इंग्लिश लैंग्वेज का लाएंगे, संस्कृत का लाएंगे और कैसे उसको प्रश्नों को हल करना है बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही आप पढ़ते रहिए और खूब अभ्यास कीजिए और निरंतर ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए अपना अपने पढ़ाई में प्रयोग कीजिए, ठीक है। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।